हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। हमारा जो है कृषि जीव विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था और अब हम देखते हैं जीन कोश यानी कि जीन पूल। इस शब्द को समझिए, जीन पूल क्या है। देखिए क्या होता है जीन पूल। जो विद्यार्थी नए हैं लाइक करें, शेयर करें। उन सभी प्रजातियों या विभेदों को जिनमें आपस में संकरण होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि वो सभी प्रजातियां जिनमें आपस में संकरण हो सकता है अथवा हो सकता है, होता है, इनमें उपस्थित, सुनना ध्यान से, जीनों एवं उनके विकल्पियों को जीन कोश कहते हैं। इसका मतलब समझिए क्या बात कहना चाह रहा है। जिनमें माना कि हमारे पास प्रजाति हैं, ए प्रजाति, बी प्रजाति, सी प्रजाति, डी प्रजाति, ई, एफ प्रजाति, तो जिनमें संकरण हो सकता है, जैसे ए और बी में संकरण हुआ तो इससे एच प्रजाति बन गई। सी और डी में संकरण हुआ तो इससे बाई प्रजाति बन गई। ई और एफ में संकरण हुआ तो जिससे जेड प्रजाति बन गई। मतलब वे सभी प्रजातियां जिनमें संकरण हो सकता है, उन सभी के, अब इनमें संकरण हो सकता है तो इन सभी के जीनों को क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। जिनमें संकरण हो सकता है उन सभी प्रजातियों को जीन पूल कहते हैं। जैसे गाय की सभी प्रजातियों में आपस में संकरण हो सकता है, तो गाय में उपस्थित जितने भी, सभी गायों में उपस्थित जो जीन हैं वो पूरा जीन पूल कहलाएगा। तो केवल डेफिनेशन वहां तक सीमित नहीं है कि इनमें संकरण, जिन प्रजातियों में संकरण होता है उसको जीन पूल कहते हैं ना। जिन प्रजातियों में संकरण होता है, जिन प्रजातियों में संकरण हो सकता है, उन सभी प्रजातियों में उपस्थित जीन, उन सभी प्रजातियों में उपस्थित जीनों को जीन कोश कहा जाता है, ना कि प्रजातियों को। बल्कि जिनमें संकरण हो सकता है उन प्रजातियों में उपस्थित जीनों को, जितने भी टोटल जीन होते हैं, टोटल जीन हैं, उनको ए के जीन, बी के जीन, किस के जीन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ के जीन, के सभी जीन क्या कहलाएंगे? जीन पूल कहलाएंगे। समझ रहे हो? ये ध्यान रखें। तो देखिए, जीनों और उनके विकल्पियों को जीन कोश कहते हैं। विकल्पियों का अर्थ है जो जीन होती है, कोई भी जो जीन होती है उस पर एलील होते हैं, उस पर विकल्पी होते हैं। उस पर क्या होते हैं? विकल्पी। कितने होते हैं? 2। एक जीन पर जनरली सामान्यतः 2 विकल्पी होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो वो विकल्पी जो लक्षण को निर्धारित करते हैं, जैसे कोई जीन में 2 विकल्पी क्या हो सकते हैं? लंबा और छोटा। लंबा वाला विकल्पी जो लंबे को दर्शाता है, छोटा वाला विकल्पी जो छोटे गुण को दर्शाता है या जैसे कम को दर्शाता है, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो जीनों और उनके विकल्पियों को जीन। अगर आप ये भी ना लिखो ना डेफिनेशन में तो भी कंप्लीट है। अगर आप यहां तक भी लिख दो ना कि जीनों को, ऐसे भी लिख दो तो भी डेफिनेशन कंप्लीट है। और ये अगर आपको याद आ जाए, विकल्पी शब्द याद आ जाए, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, है ना। तो वो शब्द याद आ जाए तो वो भी ठीक है, जीन कोश कहलाता है। अब देखिए, प्राथमिक जीन कोश कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो क्या है। प्राथमिक जीन कोश के अंतर्गत वे सभी प्रजातियां आती हैं जिनमें सफलतापूर्वक संकरण होता है, जिनके संकर उर्वर होते हैं। यानी कि आप देखिए, एक तो इस लाइन को ध्यान रखना, और एक इसको सफलतापूर्वक संकरण, उर्वर
यानी कि वो प्राथमिक जीन कोष है जैसे कि वे सभी प्रजातियां जिनमें संतरण हो सकता है, माना कि ए और बी प्रजातियां हैं, इनमें संतरण होने से एट्स प्रजाति बनी, या हम ये कह सकते हैं एट्स संकर बना। इसको हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। दो किस्मों में आपस में संतरण करने से जो बनती है संतति उसे सामान्य तौर पर संकर कह देते हैं। तो ये जो संकर है ये यदि उर्वर होगा, उर्वर यानी कि फर्टाइल, यानी कि जिसमें कैपेसिटी होगी पुष्प को धारण करने की, जिसमें जनन की क्षमता होगी, वो उर्वर होता है। उर्वर का मतलब है जनन की, रिप्रोडक्शन की क्षमता से, यानी कि वह संकर, वह प्रजातियां, वे प्रजातियां जिनमें आपस में संकरण होता है, बहुत अच्छे से होता है, सफलतापूर्वक होता है, और उन सफलतापूर्वक संकरण से जो संकर बनता है यदि वो उर्वर है, उसमें जनन करने की क्षमता है, तो हम कहेंगे कि ये सभी प्रजातियों के जो जीन हैं वो प्राथमिक जीन कोष कहलाते हैं। प्राथमिक जीन कोष के अंतर्गत वे सभी प्रजातियां आती हैं जिनमें सफलतापूर्वक संकरण होता है और जिनके संकर कैसे होते हैं? उर्वर होते हैं। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो फिर आ जाइए द्वितीय जीन कोष। द्वितीय जीन कोष क्या है? द्वितीय जीन कोष सदस्यों का संकरण प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ बहुत ही कठिनाई से होता है। प्राथमिक जीन कोष में जो संकरण हो रहा था वो वहां पर शब्द क्या था कि आपस में प्रजातियों में संकरण हो रहा है। द्वितीय जीन कोष में क्या है कि द्वितीय जीन कोष के सदस्यों का हम संकरण प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों से करते हैं, और जब संकरण करते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। यही बात बोली रही है कि द्वितीय जीन कोष सदस्यों का संकरण यदि प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ करवाया जाए तो बहुत कठिनाई से होता है। इन संकरणों से प्राप्त F1 संकर है ना, या तो बंदे होगा या आंशिक उर्वर होगा। ये ध्यान रखना है, कैसा होगा? या तो बंदे होगा। वहां पर क्या था प्राथमिक में? वहां पर उर्वर था। समझिए बात को भाई। देखो प्राथमिक जीन कोष, द्वितीय जीन कोष, और आपका तृतीय जीन कोष। ये है। अब प्राथमिक में हमने क्या बोला भाई? सीधी सी बात है, जो F1 संकर है, F1 संकर यानी कि A और B के संकरण से जो प्राप्त होता है, जैसे माना कि C, तो C को हम क्या बोल देते हैं सामान्य तौर पर? F1 संकर। प्राथमिक जीन कोष में जो F1 संकर था वो कैसा था? उर्वर था। यहां पर F1 संकर कैसा प्राप्त होता है द्वितीय जीन कोष में? ये याद रखना है, आंशिक उर्वर, यानी कि जिसमें कम जनन क्षमता होती है या बंध्य होता है, या बंध्य मतलब स्ट्राइल, यानी कि जिसमें जनन की कोई क्षमता नहीं होती। और तृतीय जीन कोष, इस समूह में उन सभी प्रजातियों को रखा जाता है जिनका प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ संकरण बहुत कठिन होता है। यहां पर देखो बहुत कठिन, यहां पर बहुत ही कठिनाई से होता है। ये शब्दों पे जाना, बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिनाई से होता है। और इनसे प्राप्त F1 पौधे स्ट्राइल होते हैं। कैसे होते हैं? बंदे होते हैं, यानी कि जिसमें कोई जनन की क्षमता नहीं होती। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि F1 संकर कैसे होते हैं? बंध्य।
यानी कि स्ट्राइल, ये याद रखना है। तो आपको ये शब्द याद रखने हैं। प्राथमिक जीन कोश में जो संकरण हुआ, माना ए और बी के मध्य संकरण हुआ, तो क्या बना, F1 सेंटर। तो ये याद रखें, वो क्या है भाई, उर्वर मिलता है। यहां पर हम क्या कर रहे थे, प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों का किसके साथ संतरण करा रहे हैं, हम प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के साथ। और प्राथमिक जीन कोश के सदस्य कौन है, ए और बी, है ना। यहां पर हम ले लेते हैं, इसके सदस्य ले लेते हैं सी और डी। यहां हम सदस्य मान लेते हैं ई और एफ। तो यहां पर देखिए, सी का ए के साथ संतरण कराया, तो जो F1 सेंटर में प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, वो आंशिक उर्वर या बंध्य होता है। और तृतीय जीन कोश के सदस्य मान लेते ई और एफ हैं, तो इसका संतरण किसके साथ कराया, प्राथमिक जीन कोश के सदस्य के साथ कराते हैं। और यहां पर जो है बहुत ही कठिनाई से होता है, क्या लिख रहा था शब्द, बहुत कठिन होता है। और यहां पर बहुत ही कठिनाई से होता है, यहां पर संतरण जो होता है बहुत ही कठिनाई से, ये अंतर है, ठीक है। और यहां के सदस्य कौन हैं, सदस्य इसके मान लेते हैं ए और बी। अब सुनिए ध्यान से, क्या हो रहा था, प्राथमिक जीन कोश के सदस्य ए और बी, द्वितीय जीन कोश के सदस्य सी और डी को मान लेते हैं हम, तृतीय जीन कोश के सदस्य ई और एफ हैं। प्राथमिक जीन कोश में क्या हो रहा था, प्रजातियों में आपस में संतरण हो रहा था, सफलतापूर्वक हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। संतरण कैसा हो रहा था, यहां पर संतरण सफलतापूर्वक, यहां पर कैसा संतरण हो रहा था, सफलतापूर्वक हो रहा था। किसके मध्य में संतरण हो रहा था, प्राथमिक जीन कोश के आपस में सदस्यों में। लेकिन द्वितीय जीन कोश में ऐसा नहीं है। द्वितीय जीन कोश के सदस्य प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के साथ क्या कर रहे हैं, संतरण करते हैं। तो F1 सेंटर कैसा प्राप्त होता है, आंशिक उर्वर या बंध्य। इसी प्रकार से आ जाओ तृतीय जीन कोश। तो इस तृतीय जीन कोश के सदस्य कौन, ई और एफ। यदि ये प्राथमिक जीन कोश यानी कि ए और बी, प्राथमिक जीन कोश के सदस्य कौन, ए और बी के साथ संतरण करते हैं, तो संतरण कैसा, बंध्य। समझ में आ गया, इसका संतरण इससे हो रहा है, इसका संतरण इससे हो रहा है, प्राथमिक से। यहां पर संतरण बहुत ही कठिनाई से हो रहा है, यहां पर बहुत कठिन हो रहा है, यहां पर संतरण सफलतापूर्वक हो रहा है। यहां पर संतरण से जो प्राप्त संकर है वो उर्वर है, यहां पर संतरण से प्राप्त संकर है वो आंशिक उर्वर या बंध्य है, और यहां पर जो है वो स्टाइल यानी कि बंध्य है, जिसमें जनन की क्षमता नहीं है। तो ये होता है प्राथमिक जीन कोश, द्वितीय जीन कोश और तृतीय जीन कोश। कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको आप लिख लोगे, समझ लोगे। चलो लिखना चाहो तो आप लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्लास को लाइक करें, शेयर करें आपके फ्रेंडों में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जनन द्रव्य संरक्षण। जनन द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना, देखिए जनन द्रव्य संरक्षण, जनन द्रव्य के बारे में बात हो चुकी है। जनन द्रव्य जब मैं बोलूं तब आपके दिमाग में आना चाहिए कोई भी फसल के सभी किस्मों के बीज, उनको किस प्रकार से संरक्षित रखना है, या आपके दिमाग में आना चाहिए कोई भी फसल के सभी किस्मों में उपस्थित जीन, उनको कैसे संरक्षित रखना है, यानी कि जनन द्रव्य को कैसे संरक्षित रखना है। देख लेते हैं। जनन द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना जिससे उसके नष्ट होने की निम्नतम आशंका हो, तथा इसकी प्रविष्टियों को या तो सीधे खेत में उगाया जा सके
देखो प्रविष्टियां, प्रविष्टि शब्द से यहां तात्पर्य है इसकी प्रविष्टियां यानी कि किस्म। एक तरह से आप तो किस्म याद रख लो, क्योंकि दूसरी चीज बताऊंगा वो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो इसकी किस्मों को या तो सीधे खेत में उगाया जा सके या अथवा खेत में उगाने के लिए सफलतापूर्वक तैयार करने की प्रक्रिया को जनन द्रव्य संरक्षण कहते हैं। ये तो आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि जनन द्रव्य संरक्षण किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, सामान्य भाषा में आप लिख सकते हो सभी फसलों के बीजों को, जीनों को, प्रविष्टियों को संरक्षित रखना ताकि उनको समय आने पर काम में लिया जा सके, पादप प्रजनक विधियों में काम में लिया जा सके, यही जनन द्रव्य संरक्षण कहलाता है। अब ऐसे आप खुद भी बना के लिख सकते हो, लेकिन वो इससे रिलेटेड होना चाहिए। यहां पर देखो, जनन द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना जिससे उसके नष्ट होने की निम्नतम आशंका हो, जनन द्रव्य संरक्षण कहला सकता है। ये भी आप लिख सकते हो कि जनन द्रव्य संरक्षण वह है जब जनन द्रव्य को ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है जिससे वह नष्ट ना हो, निम्नतम उसको हानि हो, वही संरक्षण है। या जनन द्रव्य को खराब होने से बचाना ही जनन द्रव्य संरक्षण है। तो बना के आप कैसे भी लिख सकते हो। तो जनन द्रव्य संरक्षण की कितनी विधियां? बोलो बोलो बोलो, 2 विधियां। चलो, लाइक तो बनता है। जो विद्यार्थी हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाना। 12th आप व्हाट्सएप पर जो है 12th एग्री ऐसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अब देखो, 2 प्रकार के जो हैं स्व स्थान संरक्षण। इसका मतलब है कि जनन द्रव्य जहां पर भी है उसको वहीं संरक्षित कर लेना। और ऐसी स्थिति कहां पर आती है? जंगली प्रजातियों के साथ। यदि कोई प्रजाति, यदि कोई किस्म, ऐसी कोई जंगली किस्म जो हमारे लिए उपयोगी है और वह जंगल में ही पाई जाती है, तो उस जंगल को क्या करो? उस जंगल की घेराबंदी कर दो, उस जंगल को संरक्षित कर दो। तो यही क्या हो गया? स्व स्थाने संरक्षण। समझ रहे हो? तो ये याद रखना है। जब जनन द्रव्य को उसी स्थान जिसमें वह प्राकृतिक रूप से उगता है संरक्षित किया जाता है, तो उसे स्वस्थान संरक्षण कहते हैं। ये आ रही ना बात कि जब जनन द्रव्य को उसी स्थान जिसमें वह प्राकृतिक रूप से उगता है, नेचुरली रूप से जो है ग्रो होता है, उगता है, और ऐसा कहां पर होता है? जंगलों में होता है ना। तो संरक्षित करना ही क्या कहलाता है? स्व स्थाने संरक्षण। आ गया समझ में कि जो चीज जनन द्रव्य जिस जगह पे है उस जगह को ही संरक्षित कर लेना ही क्या कहलाता है? स्व स्थान संरक्षण कहलाता है। आ रही बात समझ में? लिख लोगे? चलो, अगर आपसे पूछा जाए परिभाषा आ सकती है, परिभाषा स्व स्थाने संरक्षण। अरे जब प्रश्न कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। जिस क्षेत्र को मानव गतिविधियों से परे घोषित करके आगे बढ़ते हैं, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जनन द्रव्य को कोई खतरा नहीं हो, तो ऐसे संरक्षित क्षेत्र को जीन सेंचुरी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी एक प्रश्न बनता है। बोले क्या बनता है? जीन सेंचुरी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? देखो, जिस क्षेत्र को मानव गतिविधियों से परे घोषित करके ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जनन द्रव्य को कोई खतरा नहीं हो, तो ऐसे सुरक्षित क्षेत्र को जीन सेंचुरी कहते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र को मानव गतिविधियों से परे, कोई ऐसा क्षेत्र, देखो समझो बात को, ये पूरा जंगल है
और यहां पर कोई मान लेते हैं धान की जंगली प्रजाति भी है, तो अब यहां पर मानव आ रहा है पूरे जंगल में, लेकिन आपको धान की प्रजाति को संरक्षित करना है, तो आप क्या करोगे, आप इतने को संरक्षित कर दो जहां पर धान है, वहां संरक्षित कर दो। बोले नहीं, धान तो पूरे जंगल में, तो पूरे जंगल को संरक्षित कर दो, है ना। और संरक्षित करके मानव जो गतिविधि होती है, मानव गतिविधि, जैसे मानव क्या करता है गतिविधि, जंगल में रोड बना देगा, जंगल को काटेगा, जंगल से लकड़ी लेके आएगा, वन उत्पाद लेके आएगा, तो मानव की गतिविधि पर रोक लगा दो। तो ऐसा स्थान जहां पर आपने मानव की गतिविधि पर रोक लगा दी है और जनन द्रव्य को आपने संरक्षित कर लिया है घेराबंदी करके, और यही क्या कहलाता है, यही जीन सेंचुरी कहलाता है। आधी बात समझ में, क्या कहलाता है, जीन सेंचुरी। यही तो कह रहा है, जिस क्षेत्र को मानव गतिविधियों से परे घोषित करके, अब हमने घोषित करके ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जनन द्रव्य को कोई खतरा नहीं हो, तो ऐसे सुरक्षित क्षेत्र को जीन सेंचुरी कहते हैं। मतलब यह है यहां पर क्या है, रोक लगा दी जाती है, मानव गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है, और यही क्या कहलाता है, जीन सेंचुरी कहलाता है। आधी बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब देखते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास से दूर, ये शब्द याद रखना। यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए कि बाह्य स्थान संरक्षण की परिभाषा लिखो, तो याद रखना है जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक वातावरण से या प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित करना बाह्य स्थान संरक्षित कहलाता है। यानी कि यहां पर जो है हम जंगल में थे, जंगल में से कोई चीज को अपने जो है किसी अन्य स्थान पर संरक्षित करना ही क्या कहलाता है, जनन द्रव्य, यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। बाह्य स्थान संरक्षण निम्न रूप में किया जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, बताओ जरा, आपसे क्वेश्चन आ जाए, बताओ जीन सेंचुरी, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जीन सेंचुरी किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो याद रखना जीन सेंचुरी किसका है, स्व स्थान संरक्षण। आपसे पूछ लिया जाए कि जीन सेंचुरी किसका उदाहरण है, स्व स्थान संरक्षण का। इसी प्रकार से यहां बोला गया है बाह्य स्थान संरक्षण निम्न रूप में किया जा सकता है। तो देखो बाह्य स्थान संरक्षण को कैसे कर सकते हैं, सीड बैंक। आप एक बिल्डिंग बनाओ, उस बिल्डिंग में आप क्या करो, बीज इकट्ठा कर लो, बीज को एकत्रित कर लो, सभी किस्मों के बीज को एक ही बिल्डिंग में इकट्ठा कर लो, तब हम उसको कह देंगे भैया ये बीज बैंक है। फिर हम कह देंगे पादप क्षेत्र या क्षेत्र बैंक या फील्ड बैंक। इसका क्या तात्पर्य है, आप कोई भी जो बीज है उसको किसी क्षेत्र में बोवाई कर दो, क्या कर दो, बोवाई कर दो। और बोवाई करके भी आप, भाई आपके पास ये आपने किसी बीज की बोवाई कर दी, तो इसका मतलब सीधी सी बात है आपके पास खेत में जनन द्रव्य खेत में है, आपका जनन द्रव्य कहाँ है, खेत में है। तो ये खेत में जितनी भी खेती होती है हम उसको कह सकते हैं वो क्या है, सब बाह्य स्थानीय संरक्षण है, यानी कि फील्ड बैंक है। आ गया समझ में। फिर उसके बाद आ जाइए प्रोरोहाद्र बैंड, यानी कि सूट टिप बैंड।
यानी कि पौधा, ये कोई प्लांट है, प्लांट के ऊपरी भाग को प्ररोह कहते हैं। उस प्ररोह में पूरा पादप बनाने की या उसमें मल्टीप्लिकेशन करने की क्षमता होती है, उसको भी संरक्षित करके रखा जाता है। पौधे से जो सूट टिप होती है उसको निकाल के, और जो मीडिया होता है कल्चर मीडिया, ये अलग पार्ट है, कल्चर मीडिया है ना, उसमें रखते हैं। और वो भी एक प्रकार का क्या कहलाता है, सूट टिप बैंड कहलाता है। कोशिका और अंग बैंड, सेल और ऑर्गन बैंड, इसका मतलब है कोई भी पादप की जो कोशिका है, कोई भी पादप का जो भाग है, उसको भी संरक्षित करके रखा जाता है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस कोशिका से या उस पादप भाग से पूरा पौधा बनाया जा सके। ये भी एक प्रकार का संरक्षण होता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो फिर आते हैं डीएनए बैंड। डीएनए बैंड से तात्पर्य है कि बहुत सी पौधों की जो प्रजातियां हैं उनके डीएनए को संरक्षित रखा जाता है, ताकि जो भी हमें उसमें से जो जीन चाहिए वो हम उसमें से ले सकें और पादप प्रजनन कार्य में उसका उपयोग कर सकें। तो ये भी हम डीएनए बैंक, ये बहुत कम मात्रा में रहता है क्योंकि इस पर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। सीड बैंक तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सीड बैंक है ना। चलो, तो आपसे पूछा जा सकता है बाह्य स्थानीय संरक्षण के नाम लिखो, बाह्य स्थानीय संरक्षण के तरीकों के नाम लिखो। तो कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। नाम लिखने को आ जाएगा तो कर लोगे? बोले कर लेंगे। चलो अब आ जाते हैं। चलो, जनन द्रव्य संग्रह, किसी भी फसल एवं उसके जंगली संबंधियों की बहुत सी किस्मों या जीन प्रारूपों के संग्रह को उस फसल का जनन द्रव्य संग्रह या जीन बैंक कहते हैं। इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना, जीन बैंक यानी कि देखो जितनी भी किस्में हैं उन किस्मों को, कोई फसल, इस फसल की जंगली किस्म, खेती वाली किस्म, इन सब के जीन प्रारूपों को संग्रह करके रखना क्या कहलाता है? जीन बैंक कहलाता है। तो यहां से आपकी एक परिभाषा और बन सकती है। परिभाषा, जब आपसे पूछे जीन बैंक क्या, अरे सीधी सी बोल देना कि फसलों की जितनी भी किस्में होती हैं उनके बीजों को एकत्रित करके संरक्षित करना ही जीन बैंक कहलाता है। आप तो ऐसे लिख देना कि फसलों की जितनी भी किस्में होती हैं उनको एक जगह संरक्षित करके उनके बीजों को संरक्षित करना ही जीन बैंक कहलाता है। जीन बैंक इक्वल टू बीज, ये आपको याद रखना है। जीन बैंक का मतलब सीड, हम क्या कर रहे हैं? बीज को एकत्रित कर रहे हैं, ऐसा लिख देना, बस हो जाएगा। बाकी ध्यान रखना है जीन बैंक की आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं। जनन द्रव्य संरक्षण में की जाने वाली क्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता, देख लेते हैं। अब ये है भाई, हम जो अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? जनन द्रव्य संरक्षण चल रहा है। हमने 2 प्रकार का संरक्षण पढ़ा, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थान संरक्षण। बाह्य स्थान में हमने 3-4 तरीके पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि भाई जनन द्रव्य संरक्षण कैसे करते हैं, जनन द्रव्य संरक्षण कैसे करते हैं। तो उसकी कितनी विधियां हैं, उसकी सबसे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जनन द्रव्य का हम या कोई किस्म का या बीज का क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद उसका संरक्षण करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, चेक करते हैं कि हमने जो संरक्षित किया वो सही है या गलत है, हम जो चाहते थे वही संरक्षित हुआ है या कुछ और हो गया है, कहीं हमारे जनन द्रव्य में कोई मिलावट तो नहीं है, कहीं कोई खरपतवार के बीज तो नहीं आ गए।
सारी चीज़ों का मूल्यांकन होता है। फिर कैटालॉडिन, कैटालॉडिन का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे जनन द्रव्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपने कोई हजारों जनन द्रव्य का संरक्षण किया तो आप उसकी सूचीबद्ध करोगे कि भाई ये इस किस्म का जनन द्रव्य है, ये इस किस्म का है, ये इस किस्म का है, ये इस फसल का है, ये इस फसल का है, ये हमारे देश से आया है, देश में यहाँ से आया है, ये विदेश से आया है, ऐसे सूचीबद्ध किया जाता है। फिर उसके बाद आपने कर लिया, फिर अब किसी को जरूरत पड़ी तो 5वां बिंदु काम आता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणन, यानी कि जो आपने संरक्षित किया है उसका गुणन, उसको खेत में बोते हैं, बोने के बाद उसकी फिर हार्वेस्टिंग करते हैं तो ज़्यादा उपज प्राप्त होती है, फिर यही क्या है मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 किलो बीज है, 1 किलो से आप 10 किलो कैसे बनाओगे, 40 किलो कैसे बनाओगे, उसको बोओगे, खेती करोगे, फिर उसकी कटाई बटाई करोगे, जो प्राप्त होगा तभी तो आप बना सकते हो, यही गुणन कहलाता है। वितरण, अब जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन करके गुणन करके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो मात्रा में बीज आया है उसका वितरण कर सकते हो किसानों को। फिर यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग भी कर सकते हो, चाहे वो किसान उपयोग कर सकता है, चाहे वो पादप प्रजनक उसका उपयोग कर सकता है, जिसकी जो ज़रूरत है वो उपयोग कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है जनन द्रव्य में के संरक्षण में की जाने वाली क्रियाओं के नाम लिखो। तो कितनी क्रिया हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये क्रिया की सीक्वेंस सेम है, ध्यान रखना है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं हो कि आपसे क्रिया लिखने को आए तो आप पहले संग्रह लिख रहे हो फिर उपयोग लिख रहे हो, नहीं, सीक्वेंस, पहले संग्रह, फिर संरक्षण, फिर मूल्यांकन, सूचीबद्धन, गुणन, वितरण और उपयोग। 6 है, याद करनी है आपको। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जनन द्रव्य संग्रह जिसमें किसी फसल और एवं उससे संबंधित प्रजातियों के विश्व भर से एकत्रित किए गए विभेद हों उसको विश्व संग्रह कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है यहां से प्रश्न क्या बनेगा, बोले विश्व संग्रह किसे कहते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, विश्व संग्रह, अरे विश्व से विदेशों से जो एकत्रित करके जो जनन द्रव्य का संरक्षण किया जा रहा है वही विश्व संग्रह है। विश्व भर से एकत्रित किया जा रहा है, विदेशों से एकत्रित करके रखा जा रहा है, यही क्या है विश्व संग्रह है। कोई खास बात तो है नहीं, जैसा नाम है वैसा काम है। आ जाइए, भारत में NBPGR जीन बैंक स्थित है। भारत में NBPGR में भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। NBPGR कहाँ पे है, दिल्ली में, तो दिल्ली में ही क्या है, राष्ट्रीय जीन बैंक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ स्थित है तो NBPGR नई दिल्ली में। क्लियर है? इस जीन बैंक के अंतर्गत जनन द्रव्य को बीज बैंकों, प्रक्षेत्र बैंकों, मंदबुद्धि कल्चरों, निम्न ताप संरक्षित जाइगोटी भ्रूण के रूप में संरक्षित किया गया है। यानी कि जो जीन बैंक है यहाँ पर जनन द्रव्य को संरक्षित किया गया है, लेकिन किस किस रूप में, बीज बैंक जो अभी मैंने बताया था आपको, सीड बैंक, प्रक्षेत्र बैंक यानी कि फील्ड बोवाई करके, खेत में बोवाई करके संरक्षित रखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बीज होते हैं जिनको ज़्यादा समय तक हम संरक्षित नहीं रख सकते, तो उनकी क्या की जाती है, बार बार हर साल उनकी बोवाई की जाती है और बीज को एकत्रित किया जाता है। तो वो क्या होता है, प्रक्षेत्र बैंक होता है। भाई जैसे 25-30 हेक्टेयर हमने खेत बना दिया, उस खेत में बार बार हम बोवाई करते रहते हैं ऐसे बीजों की, जो बीज खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन बीजों की बार बार, यही क्या कहलाता है, प्रक्षेत्र बैंक कहलाता है। मंद वृद्धि कल्चर, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में काम में लेते हैं। स्लो ग्रोथ कल्चर जो हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी में हम, जो कोशिका होती है, जो ऑर्गन होता है, पादप के भाग होते हैं, DNA भाग होता है, उसको संरक्षित हम जो करते हैं वो मंद वृद्धि कल्चर में संरक्षित करते हैं। भाई बीज को तो हम जनरली बीज बैंकों में कर देंगे, या कोई किस्में तो उसको प्रक्षेत्र यानी कि फील्ड में बोवाई करके हम संरक्षित कर देंगे, इकट्ठा कर लेंगे, है ना। लेकिन बहुत सी जो सेल हैं, कोशिका हैं, उनको कैसे करेंगे, तो उनके लिए हम
कल्चर मीडिया, एक मीडिया बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं, उस रूम में कल्चर मीडिया बनाते हैं, उसमें रखते हैं। निम्न ताप संरक्षित करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हैं भ्रूण होते हैं जिनको बहुत कम टेम्परेचर पर जो है माइनस टेम्परेचर पर संरक्षित करके रखा जाता है, तो ये भी एक संरक्षण का भाग है। ये सब कहाँ पर है? भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक। तो कहाँ पर स्थित है भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? NBPGR में। क्लियर है? चलिए अब देखिए, NBPGR मुख्यालय के बीज बैंक में जनन द्रव्य को याद रखना है। जनन द्रव्य को बेस कलेक्शन के रूप में लंबी अवधि के लिए अनुरक्षित किया जाता है, जबकि सक्रिय कलेक्शन के को मध्यम अवधि के लिए ब्यूरो मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्टोर में। अब समझिए बात को कि जो NBPGR है ना, जहाँ पर हमने बीज बैंकों को संरक्षित किया है, तो हम क्या है, हम दो, जैसे हमारे पास बीज है, कोई बीज है 100 किलो, कितना है? 100 kg। तो हम क्या करते हैं, 50 kg तो हमने यहाँ रख दिया और 50 kg हमने दूसरे स्थान पर रख दिया। अब इसमें से वो इच्छा है कि आप किसे क्या कहते हैं, एक को हम दे देते हैं आधार संग्रह, एक को हम क्या कहते थे? आधार संग्रह। हमारे पास 100 kg बीज था, हमें NBPGR में रखना था, तो हम जनरली दो जगह रखेंगे, एक तो रखेंगे एक जगह और एक आधा कुछ रखेंगे यहाँ। तो एक को हम नाम दे देते हैं आधार संग्रह और एक को नाम दे देते हैं ये रहा सक्रिय संग्रह। सक्रिय संग्रह ऐसे है। इस संग्रह का मतलब ये है कि आपके पास जो बीज है उसको दो जगह रखो। खुदा ना खास्ता भाई, एक जगह हम इसको किसी और कार्य के लिए रख सकते हैं और हम दूसरे 50 किलो के बीज को हम दूसरे कार्य के लिए रख सकते हैं। आप चाहो तो इसमें से 3 बना दो, यहाँ पर 33 किलो 33 किलो और यहाँ पर 33 किलो। यहाँ पर आप 150 किलो ले लो 150 किलो ले लो और यहाँ पर 50 किलो। इसका कोई दूसरा और संग्रह, इसे हम कहते हैं बर्किन। बर्किन कलेक्शन और रखते हैं इसमें, बर्किन कलेक्शन। ये बर्किन कलेक्शन का उपयोग, इसको जैसे देखो आधार संग्रह जो होता है ना, आधार संग्रह, इसको हम लंबे समय तक, इसको हमें खोलना ही नहीं है, इस कमरे को खोलना ही नहीं है, इसको पैक कर दिया, लंबे समय तक जो है संरक्षित रखना है। तो याद रखना है NBPGR में वह कौन सा संग्रह है जो लंबे समय तक, जिसमें बीज को लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता है, तो वो आधार संग्रह है। और देखो याद रखना है, ये सक्रिय संग्रह है जिसको कम समय के लिए रखा जाता है, जिसको आवश्यकता पड़ती है तब इसको निकाल लिया जाता है। सक्रिय संग्रह को आवश्यकता पड़ी भाई, माना कि बीज सक्रिय संग्रह और आधार संग्रह में बीज खराब हो रहा है। अब भाई बीज ऐसा तो नहीं है आपने बीज एक बार जमा कर दिया तो वो कई हजार सालों तक चलेगा। किसी बीज के 4 साल होती है म्याद, किसी की वैलिडिटी 5 साल होती है, किसी की 10 साल होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उस बीज को फील्ड पर खेत में जाके उसको उगाते हैं, उगाने के बाद जो नया बीज बनता है फिर उस नए बीज को वापस से रखते हैं यहाँ पर। तो ऐसी व्यवस्था रखते हैं। तो ये याद रखना है आपको, है ना। देखते हैं क्या कह रहा है भाई, क्या है? NBPGR मुख्यालय के बीज बैंक में जनन द्रव्य को आधार कलेक्शन के रूप में लंबी अवधि के लिए अनुरक्षित किया जाता है। अब देख लो, आधार संग्रह को लंबी अवधि के लिए, जबकि सक्रिय संग्रह को मध्यम अवधि के लिए ब्यूरो मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय स्टेशनों पर अनुरक्षित किया जाता है। मतलब आपके पास दो चीज हैं, दो प्रकार के हम कलेक्शन करते हैं। एक आधार संग्रह करते हैं, आधार संग्रह लंबी अवधि के लिए संरक्षित रहता है, और एक होता है सक्रिय संग्रह जो मध्यम अवधि के लिए संरक्षित रहता है। कहाँ कहाँ पर होता है? ब्यूरो मुख्यालय यानी कि NBPGR मुख्यालय में भी होता है। इसके जो क्षेत्रीय स्टेशन होते हैं, क्या पता राजस्थान में कोई स्टेशन हो, मध्य प्रदेश में कोई स्टेशन हो, वहाँ पर अनुरक्षित करके रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है। समझ में आ रही? तो देखो बस यही है, आधार संग्रह, उसको एक नाम दे दिया बस, है ना। तो ये याद रखना है आपको। चलिए, तो ये आज की क्लास यहीं तक ऑफ होती है।
चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।